Okay, friends. Good afternoon. Namaste. Sat Sri Akal. Assalamu alaikum. In last lecture, we're discussing about SN1 mechanism. SN1 mechanism में पहले लिविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है. फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन जिस भी रिएक्शन में बनेगा लिविंग ग्रुप जाने के बाद, उसमें रीअरेंजमेंट होगा. तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना ही आरडीएस है आपका SN1 में. तो जब भी मैं बोलूं कि इसका SN1 मैकेनिज्म है तो तुरंत आप लिविंग ग्रुप को हटाकर कार्बोकेटाइन बना लें, उसका रीअरेंजमेंट करें और फिर फाइनल स्टेबल जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करें. यानी कि न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए जो पूरा टाइम दे रहा है लिविंग ग्रुप को जाने का. और लिविंग ग्रुप अच्छा से अच्छा होना चाहिए फॉर SN1 मैकेनिज्म, ताकि लिविंग ग्रुप जल्दी से चला जाए. जिसकी अच्छी लिविंग टेंडेंसी है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है. तो लिविंग ग्रुप अच्छा से अच्छा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल बेकार से बेकार होना चाहिए फॉर SN1 मैकेनिज्म टू फेवर. अगर हम सबस्ट्रेट और सॉल्वेंट की बात करें तो सबस्ट्रेट वो होना चाहिए जिसको लिविंग ग्रुप जाने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए. जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म रहेगा. फर्स्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन की मैं बात कर रहा हूं दैट वी हैव already discussed in unimolecular nucleophilic substitution reaction of order 1, that is SN1. अब नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम 2 रहेंगे SN1 मैकेनिज्म में, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे जितने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाले स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे. अब लास्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो कार्बोकेटाइन जो बनता है वो sp2 आपका प्लेनर है इन जनरल. तो दोनों साइड से इक्वल प्रोबेबिलिटी है अटैक करने की और ऐड होने की न्यूक्लियोफाइल की. तो जितना R कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उतना ही S बनेगा. तो रेसमिक मिक्सचर विल बी योर प्रोडक्ट. हाँ, जरूरी नहीं है कि हरदम रेसमिक मिक्सचर हो. अगर आपका एक वही जो कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके sp3 कार्बन बना रहा है वो कायरल है, सिर्फ वही कायरल है, बाकी कुछ भी ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कोई दूसरा कायरल सेंटर नहीं है, तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा. लेकिन यानी कि एनेंशियोमर्स बनेंगे. लेकिन अगर आपका एक कायरल सेंटर है जो बना sp3 कार्बोकेटाइन sp2 वाला कार्बन है, वो sp3 में कन्वर्ट हुआ. जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पूरी केमिस्ट्री में sp2 कार्बन sp3 में कन्वर्ट होता है तो sp2 कार्बन के पास हरदम की हरदम एक प्योर पी ऑर्बिटल होता है और उसमें जितनी प्रोबेबिलिटी ऊपर से ऐड होने की उतनी ही नीचे की ऐड होने की है. यानी कि हरदम अगर वो कायरल बना न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद तो इक्वल परसेंटेज ऑफ R एंड S दोनों कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिजल्टिंग कायरल एटम इन प्रोडक्ट मानेंगे. लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के पास मल्टीपल कायरल एटम्स हैं, कुछ कायरल एटम की कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गई, यानी कि जिनकी R थी उनकी S हो गई, S थी उनकी R. मैं स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आइसोमर की बात नहीं कर रहा. तो स्टीरियो आइसोमर्स में लिंक और बॉन्ड तो वही रहेंगे, जिन एटम के बीच में थी वही एटम और वही ग्रुप रहेंगे. स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क नहीं है, स्केलेटन में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्टेरिक अरेंजमेंट में फर्क है. अब कुछ कायरल एटम पे कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी कायरल एटम का मिरर इमेज लें, उस कंपाउंड का मिरर इमेज लें तो वही एटम उसकी मिरर इमेज में अपनी कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है. यानी कि R से S हो जाता है और S से R हो जाता है. अगर ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और सभी कायरल एटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो मतलब वो उसका मिरर इमेज बन गया, एनेंशियोमर बन गया. लेकिन कुछ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई और कुछ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो हम लोग बोलेंगे कि दो कंपाउंड वो और जो उसका चेंज होने के बाद बनाया है वो दोनों डायस्टेरियोमर्स हैं. दो एनेंशियोमर्स, दो
सर enantiomers are always optically active. enantiomers हरदम कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि पीपीएल को रोटेट करेंगे ही करेंगे। एक कंपाउंड है आपका और उसका मिरर इमेज है जिसको एनेंशियोमर बोलेंगे। ये इसका एनेंशियोमर है और ये उसका एनेंशियोमर है और इसको एनेंशियोमेरिक पेयर। जब भी दो एनेंशियोमेरिक पेयर वाले दो कंपाउंड एक मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, उसको हम हरदम रेशमिक मिक्सचर नहीं बोल सकते, एनेंशियोमेरिक मिक्सचर बोल सकते हैं। रेशमिक मिक्सचर तभी बोला जाएगा जब दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी, दोनों ग्राम बराबर होंगे, मोल बराबर होंगे, वेट बराबर होगा, दोनों बराबर क्वांटिटी में होंगे, तभी रेशमिक मिक्सचर एनेंशियोमेरिक मिक्सचर को बोला जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो जो भी एनेंशियोमर है किसी भी दूसरे कंपाउंड का, वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे मिरर इमेज लेंगे तो मान लीजिए एटम ए का आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इधर उसका एस हो जाएगा, बी का आर है तो इसका भी इधर एस हो जाएगा मिरर इमेज में। इसका तीसरे वाले एटम का एस था तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आर से एस और एस से आर हो जाती है जब भी मिरर इमेज वाला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड जो पहले वाले कंपाउंड का मिरर इमेज है वो कंसीडर करते हैं। लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि मिरर इमेज लेने के बाद जो कंपाउंड दिखाई देगा आपको वो असलियत में मिरर इमेज वाला कंपाउंड असलियत में है, मान लीजिए, तो वो डिफरेंट ही कंपाउंड होगा, सेम भी हो सकता है। जैसे मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज खुद वही मीजो कंपाउंड होता है, क्योंकि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इंटरनल कंपनसेशन से। व्हाट आई मीन टू से, आपस में लड़ाई कर करके मर जाते हैं। एक कायरल एटम राइट साइड घुमाता है तो दूसरा लेफ्ट साइड घुमा देता है उतने ही एंगल से, इसलिए इंटरनल कंपनसेशन हो जाता है। इसलिए मीजो कंपाउंड में हरदम दो या दो से ज्यादा कायरल एटम होने चाहिए, कायरल सेंटर होने चाहिए, और ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। ये दोनों की दोनों कंडीशन मीजो कंपाउंड की है। सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव है तो मीजो कंपाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली, जैसे मीथेन ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है सर, लेकिन जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस, मीथेन ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है लेकिन मीथेन कायरल नहीं है, इसलिए मीथेन किसी का भी एनेंशियोमर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। ना ही वो मीजो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि हर ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड नहीं होता। हाँ, मीजो कंपाउंड पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो मीजो कंपाउंड में कुछ अंदर ही अंदर आपस में लड़ाई करके नेट पीपीएल को रोटेट नहीं करना पड़ेगा, नेट रोटेशन 0 होना पड़ेगा, पर वो इंटरनल कंपनसेशन से, यानी कि आपस में एक कायरल सेंटर, कायरल एटम 30 डिग्री से राइट साइड घुमा रहा है तो दूसरा ऐसा कायरल एटम होना चाहिए उसी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिकली जो -30 डिग्री घुमाएगा, तो नेट पीपीएल रोटेट नहीं हो पाएगी, इसलिए इंटरनल कंपनसेशन से ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा कंपाउंड। यस, नाउ प्लीज यू आस्क योर क्वेश्चन। सर वो जैसा वैसे कह रहा था, उसको ये रेशमिक मिक्सचर का थोड़ा आइडिया नहीं है। क्या बोल रहे हो? जैसा वैसे कह रहा था कि उसको ऑप्टिकल का थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा। ऑप्टिकल का चलो ठीक है, मैं एक बार सभी बच्चों से एक बार पूछ लेता हूँ ग्रुप में, फिर या वैसे इंडिविजुअली, अगर सभी बच्चों को जरूरत है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो मैं आई विल डू इट, हम लोग कवर करेंगे, फिर उसको इम्पोर्टेंट भी है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके हम लोग कवर कर लेंगे उसको, और टाइम तो लगेगा उसमें, इट इज टाइम टेकिंग बट इम्पोर्टेंट भी है, उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एनेंशियोमर्स
ऑलवेज ऑप्टिकल, रिमाइंड थोड़ा सा करवा लिख लें, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना तो। एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। दो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज है और दोनों के दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव हैं। एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफर नहीं करती, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एनेंशियोमर्स को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इनका ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन डायरेक्शन। पीपीएल को एक x डिग्री रोटेट करेगा तो दूसरा -x डिग्री रोटेट करेगा। x और -x का मतलब डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी रिस्पेक्टिवली। माइनस का मतलब लेफ्ट साइड घुमा देगा। कब? जब आप पोलरीमीटर के इधर से आप देख रहे हो तो सामने से, है ना, क्योंकि इधर से और किसी डायरेक्शन से देखोगे तो लेफ्ट राइट का मतलब उल्टा हो जाएगा इधर के कंपैरिजन में। तो डायरेक्शन ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। ओके, डायस्टीरियोमर्स के बारे में लिख लेते हैं। जिस तरह मैंने बोला, अगर कोई कंपाउंड एनेंशियोमर है किसी दूसरे कंपाउंड का, खुद का एनेंशियोमर नहीं हो सकता, डायस्टीरियोमर। तो एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं। एक ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स, जो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे, उनमें से कोई भी केस हो सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का और इनएक्टिविटी का। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, और एक एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव, कोई भी केस हो सकता है। लेकिन एनेंशियोमर्स में वो भी स्टीरियो आइसोमर है, उनमें दोनों के दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, राइट। डायस्टीरियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लाइक दिस। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसलिए डिस्टिलेशन से डायस्टीरियोमर्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यू मस्ट हैव केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, कि गिवन मिक्सचर में कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे बॉइलिंग करने पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर कितने कंपोनेंट सेपरेट हो पाएंगे, अलग अलग हो पाएंगे, उससे डिपेंड करता है उसमें कितने डायस्टीरियोमर्स हैं उसमें से। स्ट्रक्चर आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में डायस्टीरियोमर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन एनेंशियोमर का अलग नहीं होता। तो कितने डायस्टीरियोमर हैं, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर हैं, आपस में एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इन डिस्टिलेशन बता सकते हो। लेकिन एनेंशियोमर्स अलग अलग फ्रैक्शन नहीं, एनेंशियोमर एक साथ ही सेपरेट होते हैं किसी दूसरे कंपाउंड से, दोनों एनेंशियोमर एक साथ आ जाएंगे, ये मुद्दा है, ठीक है। तो इसलिए जब हम किसी कंपाउंड का रेजोल्यूशन करवाना चाहते हैं, अलग अलग करवाना चाहते हैं, जैसे एनेंशियोमेरिक मिक्सचर को अलग करवाना चाहते हैं, तो हम एक फंडा अपना लेते हैं, एनेंशियोमर को कुछ केमिकल रिएक्शन करवाकर ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो, इसको किसी के साथ सिक के साथ रिएक्ट करवाओ, इसको भी सिक के साथ रिएक्ट करवाओ, कुछ बन जाएगा ए डैश एंड ई डैश, ए डैश एंड ई डैश आपस में डायस्टीरियोमर हो जाएंगे, और फिर दोबारा से इनको हम वापस ऑब्टेन कर लें इनसे। तो क्या हो गया,
ये एनंशियोमर अलग हो गया और वो एनंशियोमर अलग हो गया, दोनों ए और ई अलग हो गए। तो ए और ई को अलग करना है, रिजोल्व करना है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। तो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन करते किसके हैं, पहले तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये आपने बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पढ़ा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिजोल्वेबल। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिजोल्वेबल। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन किसका किया जा सकता है। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट अबाउट दिस टॉपिक, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन एनंशियोमेरिक पेयर के लिए ही किया जाता है, ए और ई के लिए। रेजोल्यूशन में हम करते क्या है कि उसको हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ए और ई भी ऑप्टिकली एक्टिव है, नए कंपाउंड बनते हैं ए डैश और ए डैश। उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए और उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है अगर वो दोनों डायस्टीरियोमर हैं। तो पहले एनंशियोमर्स को हम ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं जो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। अब उन डायस्टीरियोमर्स को हम लोग डिस्टिलेशन से अलग अलग कर लेते हैं, ए डैश अलग हो जाएगा और ई डैश अलग हो जाएगा। अब ए डैश से ए हम किसी रिएक्शन से ऑब्टेन कर लेंगे और ई डैश से ई हम ऑब्टेन कर लेंगे और ए और ई पूरी तरह अलग हो गए। तो रिजोल्व करना और अलग करना के लिए क्या चाहिए कि कंपाउंड जो होना चाहिए वही रिजोल्वेबल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए विच ऑफ फॉलोइंग आर रिजोल्वेबल, ये क्वेश्चन जब आपको पूछा जाता है तो सीधा सीधा आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सिलेक्ट कर लेने चाहिए उस क्वेश्चन में। 99% तो ऐसा करने से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आपको इतनी ही नॉलेज और इंफॉर्मेशन है तो। इसके बियॉन्ड और मैं पॉइंट बताऊंगा, फिर आप 100% क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रैक पे नहीं आ सकते। वो ये है कि ऑप्टिकली रिजोल्व किसको किया जाता है, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन किसको, किस कंपाउंड को किया जा सकता है, कौन सा रिजोल्वेबल है। उसके लिए एक तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और दूसरा वो दोबारा से खुद अपने आप में किसी ऑप्टिकली कंपाउंड को रखें कंटेनर में, ऑटोमेटिकली वो रेस्पिरेट मिक्सर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे सब लोगों को थर्ड डिग्री अमीन और सेकंड डिग्री अमीन में अमीन इन्वर्जन नाम की एक प्रोसेस पड़ी है, उसमें छाता पलट जाता है, अमीन का इन्वर्जन हो जाता है। पहले आप 100 ग्राम डेक्सो रोटेटरी थर्ड डिग्री अमीन रखो, कुछ टाइम के बाद वो मान लो 13 डिग्री एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका स्पेसिफिक रोटेशन था, थोड़े टाइम बाद उसका स्पेसिफिक रोटेशन 13 डिग्री से 10 डिग्री 9 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री हो जाएगा और 0 ही रहेगा वक्त के हिसाब से, अगर हम उसके साथ कोई खास रिएक्शन वगैरह या खास पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं करवा रहे या कुछ नहीं कर रहे तो उसको ऐसे रहने देंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है अमीन इन्वर्जन। अगर मैं थर्ड डिग्री अमीन बना लूं तो सारी अमीन पे नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है, थर्ड डिग्री अमीन में बना लूं तो तीनों क्या होंगे, आर ग्रुप होंगे, कार्बन होंगे थर्ड डिग्री अमीन में। R1 R2 R3 अलग होने चाहिए तो एक नाइट्रोजन की चारों वैलेंसी अलग हो जाएंगी, लोन पेयर को एक वैलेंसी की तरह कंसीडर करें फॉर सीइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये क्या छाता पलट जाता है, छाता पलट जाना मतलब ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, ये तीनों वैलेंसी ऊपर चली जाएगी। छाता पलटा, ये बाहर है आपका, मान लीजिए ये पीछे की साइड है। छाता पलटने के बाद ये R1 हो गया, ये आपके मुंडे के साइड ही रहेगा R2, पहले मुंडे के साइड था पर नीचे की साइड से ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया, और आपकी मुंडी से दूर R3 था, आपकी मुंडी से दूर R3 अभी भी रहेगा, लॉन पेयर इधर है। ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और ऐसा वक्त आता है कि इसका स्टार्टिंग में x ग्राम लिया तो इसको प्योर करके रख दिया, लेकिन जिसको आपने प्योर करके रखा, रिजोल्व करके रखा, वो थोड़ी देर में फिर कन्वर्ट हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव में। 50 ग्राम का 25 ग्राम ये रह जाएगा, 25 ग्राम ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों बराबर रहने का अधिकार रखते हैं।
ऑप्टिकली इनएक्टिव दोबारा से हो गया, तो इसका तो रेजोल्यूशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर में। एनएनसियोमेरिक मिक्सचर में अपने आप कन्वर्ट हो गया, रेसिमिक मिक्सचर में अपने आप कन्वर्ट हो गया। ये दोनों 50-50% बन गए, XY2 ग्राम एंड XY2 ग्राम। समझ गए ना? तो इस तरह जैसे अमीन इन्वर्जन हो रहा है, इसी तरह कोई किसी को आप रिजोल्व करो, अलग करो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, और थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, जैसे अमीन इन्वर्जन हो रहा है, वो उसको भी रिजोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोबारा फिर वही मामला फंस गया। कितना अलग करोगे, उसके पास तो टेंडेंसी है कन्वर्ट होने की। सेकेंड डिग्री अमीन होगी तो एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा तो भी एक 4 वैलेंसी अलग अलग रहेंगी। तो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अमीन की अगर हम बात करें तो वो ऑप्टिकली ऑप्टिकल इन्वर्जन में, अमीन इन्वर्जन में जाएंगे, ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर इंडिविजुअल ऑप्टिकली एक्टिव है ये वाला भी और ये वाला भी, छाता पलटने से पहले और छाता पलटने के बाद। ठीक है, ओके। कुछ चीजें हम लोग यूज करेंगे इसलिए मैंने डिस्कस की है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, साथ साथ इस तरह उसका खुद रेसिमिक मिक्सचर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना नहीं चाहिए। अब किसकी इन्वर्जन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी कम है, किस किस फैक्टर के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इन्वर्जन डिपेंड करता है। These questions we have not discussed about these questions because you have studied that all in GOC, है ना? GOC में ये क्वेश्चन आपको सभी बुक में, MS सोहन में तो खुद क्वेश्चन है इसके, 4-5 क्वेश्चन है अमीन इन्वर्जन के, फैक्टर्स अफेक्टिंग अमीन इन्वर्जन। विड्रॉइंग ग्रुप होंगे नाइट्रोजन पे, रिलीजिंग ग्रुप होंगे, तो कौन से फेवर करेंगे अमीन इन्वर्जन में, है ना? बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सब फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स फॉर अमीन इन्वर्जन। ओके, अब मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कुछ बात कर रहा था। अब टॉपिक लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of SN1, factors affecting rate of SN1। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1। देखो, एक तो आपका सबस्ट्रेट था, प्राइमरी, सेकेंड डिग्री, टर्शियरी, जैसे एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, ये सबस्ट्रेट, इनकी डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल है, थर्ड डिग्री अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, थर्ड डिग्री है, लाइक दिस। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसके लिए रेट ज्यादा होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन रेट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं बात करता हूँ सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले हम लोग देख चुके, न्यूक्लियोफाइल रद्दी से रद्दी हो तो अच्छी बात है, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छी बात है। उसको तो बहुत बाद में बोलेगा लीविंग ग्रुप चले जाओ, फिर रीअरेंजमेंट कर लो, फाइनल स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, अब मैं साहब अटैक करूंगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा, बहुत ढीला डाला है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी कम उतनी ही अच्छी बात, SN1 के लिए फेवरेबल। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, चाहे SN1, SN2, E1, E2 कोई मैकेनिज्म हो, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए सभी के लिए। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लास्ट में सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
कैसा सॉल्वेंट SN1 के लिए होना चाहिए, ये मैं सॉल्वेंट में लिखवा भी चुका हूँ, आप लोगों को डिस्कस भी कर चुके हैं। SN1 के लिए E1 के लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, SN2 और E2 के लिए पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। SN2 E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म वाली, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होते हैं उसको कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म वाली रिएक्शन बोलते हैं। ओके बच्चों, बस 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रिज्यूम द लेक्चर। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। हम रेट ऑफ SN1 की बात कर रहे हैं
किस में रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा, किस सब्सट्रेट में कम होगा। जब हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट की बातें नहीं करेंगे, उन सबसे इंडिपेंडेंट सिर्फ एक फैक्टर की बात करेंगे, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स टू बी सेम। और उसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके एक फैक्टर को कंसीडर करते हुए। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। हम सब लोग जानते हैं रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of firstly formed carbocation। ये हम लोग SN1 मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे क्लोरो ब्रोमो आइडो, CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो फ्लोरो वाला ग्रुप SN1 SN2 मैकेनिज्म में कभी नहीं मिलता। वो एलिमिनेशन में E1CB मैकेनिज्म होता है, बस फ्लोरो ग्रुप उसमें जाता है। लिविंग ग्रुप चला गया, जाने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन थर्ड डिग्री बनेगा, यहाँ सेकंड डिग्री या प्राइमरी। सबने ये नोट कर लिया होंगे सबस्ट्रेट, सबने सबस्ट्रेट नोट कर लिए होंगे आई होप। अब RDS में ये कार्बोकेट लिविंग ग्रुप चला जाएगा और कार्बोकेटाइन बना लेगा। SN1 का RDS यही है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये बनेगा, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल और लेस स्टेबल। ये तो बहुत ही कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से, ये तो बहुत ही कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे तो हम लोग SN1 करवाएंगे ही नहीं मिथाइल के साथ जब लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह बढ़ रही है। तो थर्ड डिग्री ग्रेटर देन सेकंड डिग्री, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन मिथाइल, ये रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर हो गया। तो थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बच्चा। मैं ये नहीं बोल रहा कि थर्ड डिग्री होगा तो ही SN1 होगा, प्राइमरी में भी SN1 हो सकता है, लेकिन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ये बेंजीन है, तो इससे ये प्राइमरी कार्बन है। जब लिविंग ग्रुप जाएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो थर्ड डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इस थर्ड डिग्री को छोड़कर बाकी थर्ड डिग्री में कोई भी R लगा दो, उनसे भी ज्यादा स्टेबल है। तो नॉट नेसेसरी, मैं तो सिंपल प्राइमरी, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जब एल्काइल ग्रुप है तब मैं बात की कर रहा हूँ। AER HI लगाओगे, आप लोग जानते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आप लोग जानते हो। तो हायर द स्टेबिलिटी, बेसिक फंडा ये है, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हायर द रेट ऑफ SN1।
बेसिक फंडा इज दिस, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, प्राइमरी कोई फिक्स चीज नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही फिक्स चीज है, ठीक है। नोटेड इट। अगर मैं अराइल हैलाइड की बात करूं, विनाइल हैलाइड की बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, H की जगह पर OH भी ले सकते हो। ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर अगर यहां पर मुझे बताओ, यहां पे बनने वाला वैसे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है इसमें, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का लोन पेयर आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव लगा दोगे इधर लिविंग ग्रुप जाने के बाद, तो वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो हाईली अनस्टेबल होता है। यहां पर कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पॉजिटिव बनेगा ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वाले। ये जो कार्बोकैटायन बनेंगे इनसे वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे। जो रिएक्शन में अगर बन रहे हैं तो नहीं बनाना आपको। हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन, नोट इट डाउन। इन सब में तो बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है, कार्बोकैटायन बनाना तो दिल्ली बहुत दूर है, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, partial double bond character, because of PDCH, partial double bond character। तो इस तरह के सबस्ट्रेट SN1 के लिए फेवरेबल नहीं है। बाद में आप जानोगे कि ये SN2 के लिए भी फेवरेबल नहीं है। डन, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो लिख लो इन सब में SN1 नहीं होगा, ना ही SN2 होने वाला है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। यहां पे आप लोग पढ़ते हो ब्रेडेट्स रूल। ये रूल बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, sp3 ही हो सकता है, ना sp भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, sp2 होना पड़ेगा। कार्बोकैटायन कार्बन रेडिकल में यहाँ पर sp2 बनना पड़ेगा, तो नहीं बन सकता। और यहाँ पे कभी भी मल्टीपल बॉन्ड और ये सब नहीं आ सकते। ब्रिज हेड यहाँ पे आ सकता है पाई बॉन्ड, ये कोई ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। ब्रिज हेड कार्बन तो ये है।
तो बी फॉर ब्रिज हेड कार्बन, बी फॉर ब्रेड्स, तो ब्रेडेड सोल ब्रिज हेड कार्बन के लिए होता है, और वो बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता क्योंकि रिंग का हिस्सा है, और ब्रिज बाइसाइक्लो रिंग में ये फेवरेबल नहीं है, एंगल स्ट्रेन की प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पर हाईली अनस्टेबल, इसलिए हम रिएक्शंस में नहीं बनाएंगे जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह की सिचुएशन ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल बनने की। कार्बेनाइन जो ब्रिज हेड है तो वहां पे कार्बेनाइन ठीक है रह सकता है, रीजन बीइंग कार्बन नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज लोकलाइज है, तो वो sp3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ही कार्बन नेगेटिव होता है, वो कार्बेनाइन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है सर, हाँ बोलो। जो ब्रिज हेड कार्बन है जो खाली ऑर्बिटल हो हाइब्रिड ऑर्बिटल हुई तो फिर तो हो सकता है क्या स्टेबल? वुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? जैसे कि जो कार्बोकेटाइन है ना, ये इसमें एक खाली ऑर्बिटल होगी, वो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हुई तो फिर ये स्टेबल होगा ब्रिज हेड? हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी तो स्टेबल होगा। देखो कार्बोकेटाइन हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी रखता है तो वो लेस स्टेबल तो बाकी कार्बोकेटाइन की दुनिया में ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपके पास टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड पेयर हैं या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हैं, तो चारों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, उनकी भलाई उनकी स्टेबिलिटी इसी में है कि वो एक दूसरे से इस तरह दूर रहें कि रिपल्सन मिनिमम हो, तो इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जन्म होता है, क्योंकि भलाई उतनी दूरी बनाने रखने में ही है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 3 रह गए आपके, तो 3 120 डिग्री पे आके खुश रहेंगे या फिर 109 पे? ऑब्वियसली 109। तो ये तो नेचुरल टेंडेंसी है ताकि रिपल्सन को और स्टेबिलिटी को, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, कि वो कार्बन पॉजिटिव के पास 3 ही है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो लाजमी है कि वो sp2 की तरफ आए। sp3 की तरफ अगर उसको रखोगे तो उसको प्रॉब्लम रहेगी। सेम थिंग इज कार्बन फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन को तकलीफ नहीं है कि वो अपना स्पेस बना के रखे, वो प्योर पी ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी रहकर खुश है। इसलिए हम बोलते हैं इन जनरल कि कार्बन पॉजिटिव वाला कार्बन और कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन ओड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं इन जनरल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो उसकी खुशी, उसकी स्टेबिलिटी उसी में ही है। मुझे बताना, सबस्ट्रेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब, तो किस किस में SN1 नहीं होगा, वो किस तरह के सबस्ट्रेट होंगे मैंने बतलाया, आपको ध्यान रखना। इन सब में SN2 भी नहीं होगा। हम देखेंगे SN2 के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ तो आप समझ गए। मुझे बताएं रेट ऑफ SN1 किस में ज्यादा और किस में कम होगा? अरेंज एज पर रेट ऑफ SN1। मान लो तीनों SN1 में जा रही हैं, तो रेट ऑफ SN1 किसका सबसे ज्यादा होगा? आप तो मन ही मन में कार्बोकेटाइन बना ले तीनों से और स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें। लिविंग ग्रुप सेम है सभी में, रेट ऑफ SN1। यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ पर बनाओगे तो हाईली अनस्टेबल। विनाइल और फिनाइल डबल बॉन्ड कार्बन पे हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो बीच का ये हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है पर इंडक्टिव तो है।
वहां पे तो ना रेजोनेंस है, इंडक्टिव भी नुकसानदायक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड वाले कार्बन की ज्यादा होती है, तो पॉजिटिव कहाँ खुश रहेगा? पॉजिटिव तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे खुश रहता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे खुश रहता है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे खुश रहता है। तो रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर ये रहेगा। अल्फा ब्रांचिंग जितनी बढ़ती चली जा रही है उतना रेट ऑफ SN1 बढ़ता जा रहा है। लिविंग ग्रुप इधर था आपका, तो ये अल्फा कार्बन में अल्फा पे तीन ब्रांचेज हैं, यहाँ पर अल्फा पे 2 हैं, यहाँ पे अल्फा पे 1 है। तो जितनी अल्फा पोजीशन के ऊपर ब्रांचेज बढ़ती चली जाएंगी उतना ही रेट ऑफ SN1 ज्यादा होता चला जाएगा, उतना ही रेट ऑफ SN1 ज्यादा होता चला जाएगा। अब मैं अल्फा ब्रांचिंग की बजाय बीटा ब्रांचिंग करूंगा तो मैं बतलाता हूं आपको। पहले नोट लिखें, इफ अल्फा ब्रांचिंग is more, rate of SN1 is more. If alpha branching is more, rate of SN1 is more. Note number 2 लिखो, if beta branching is more, then rate of SN1 is more. अल्फा ब्रांचिंग से भी रेट ऑफ SN1 बढ़ता है, बीटा ब्रांचिंग से भी रेट ऑफ SN1 बढ़ता है। जरा ध्यान रखें इस चीज को ना। अब बीटा ब्रांचिंग वाला मैं डिस्कस करता हूँ, अल्फा ब्रांचिंग वाला आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। अल्फा ये हो गया बीटा, अगला वाला बीटा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर देते हैं, यहाँ पर 2 ब्रांचिंग यानी कि मिथाइल है। ये तो आपका नियोपेंटाइल हो गया। नियोपेंटाइल हैलाइड। बीटा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उतना ही रेट ऑफ SN1 ज्यादा। देखते हैं रीजन। जैसे सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा ये, इनसे कार्बोकेटाइन हम लोग बनाते हैं कोई। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और ये काफी बल्कि ग्रुप। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और थोड़ा कम बल्कि ग्रुप। इस बीटा कार्बन के ऊपर भी बहुत कम बल्कि। जो इतना बल्कि ग्रुप होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा बीटा के ऊपर उतना ही बल्कि ग्रुप बनता चला जाएगा। तो उसको ज्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए अपनी खुशी के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। जब sp3 रहेगा तो 109 डिग्री एंगल एक्सपेक्ट होगा। जब sp2 रहेगा तो 120। तो यहां से आ जाएंगे तो एंगल स्ट्रेन तो फेवर कर रहा है बीटा ब्रांच। यहां पर कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो फिक्स हैं। तीसरा वाला
यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल है, फिर आइसोप्रोपाइल है, फिर मिथाइल है, इस तरह छोटा बड़ा है। इसकी क्राउडिंग मेनली डिफर कर रही है। 2 हाइड्रोजन तो फिक्स ही है अल्फा कार्बन के, सॉरी बीटा कार्बन के ऊपर। देखो ये जितना बड़ा होगा इसको आप ये अल्फा, तो यहाँ पर जितना बड़ा होगा उतना ही 120 पे जाने में खुश होगा, क्योंकि बड़ा बॉन्ड एंगल किसको चाहिए, जो बड़े साइज का है। तो कार्बन अलग रहेगा, हाइड्रोजन अलग रहेगा, हाइड्रोजन अलग रहेगा। ये ठीक था, कार्बन पॉजिटिव। लेकिन जितना ज्यादा बल्कि है ये, उतना ही ज्यादा अच्छा है 120 डिग्री के लिए। तो रिलीफ फ्रॉम क्राउडिंग सब ज्यादा इसको जरूरत है। तो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए और रिलीफ लेने के लिए सब ज्यादा खुश यही है, बाकी को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, कम है मतलब है। तो यहां से यहां अगर हम जाएं, समझ गए होगे आप व्हाट आई मीन टू से। यहां से यहां अगर हम जाएं तो 109 से 120 वाले रिलीफ स्टेट में जाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा रहेगी। रिलीफ फ्रॉम क्राउडिंग, रिलीफ फ्रॉम क्राउडिंग। इधर से इधर, तो स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़नी चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलता है इधर से ही बढ़नी चाहिए स्टेबिलिटी। 3 प्लस आई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लस आई वाले हैं और वहां पे 1 है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन बोलता है इधर होनी चाहिए। क्यों? इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। 0 अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए? यहाँ पे रिलीफ फ्रॉम क्राउडिंग वाला और इंडक्टिव इफेक्ट वाला, ये वाला फैक्टर, इसलिए ओवरऑल बीटा पोजीशन के ऊपर जब रहेगा तो यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का आपको यही मानना है। ये AER HI से हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड नहीं होगा। दिस इज वेरी स्पेशल केस। हालांकि आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कई ऑथर वैसे देते हैं, इससे उल्टा ऑर्डर जो हमने डिस्कस किया है। ये एरो उल्टो कर दो आप, ग्रेटर देन को स्मॉलर देन, ग्रेटर देन की बजाय स्मॉलर देन आप कंसीडर कर लीजिए। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो? फिर दोबारा बता दीजिए। यार मुझे एक चीज बताओ, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है थोड़ा छोटा। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इथाइल ग्रुप है। इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो 2 हाइड्रोजन तो तीनों के ऊपर ही है, बस फर्क है यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्रुप रहेगा तो वो खुश है 120 पे आके, राहत मिलेगी 109 से 120 पे ज्यादा आना चाहता है, यानी कि कार्बोकेटाइन बनाना चाहता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्म में खुश है, स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ग्रुप होगा तो वो 109 पे ही खुश था, वहीं पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा नहीं था, यहाँ पर आने के लिए आतुर नहीं था।
तो सब ज्यादा ये बल्कि ग्रुप है इन तीनों में, बीटा पे जितनी क्राउडिंग उतना ही वो क्राउडिंग की वजह से 109 के ऊपर खुश नहीं है, वो 120 और कार्बोटाइन बनाने के लिए आतुर है। तो क्राउडिंग एट बीटा इंक्रीजेस देन रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। क्राउडिंग तो फटाक से लिविंग ग्रुप को भेजकर कार्बोटाइन की फॉर्म में आने पसंद करेगा, और एक बार कार्बोटाइन की फॉर्म में आ गया तो SN1 मैकेनिज्म बिंदास आगे, तो न्यूक्लियोफाइल को अपना काम करना है, मेन काम तो यही है, तो वो हो गया। एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कौन से फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं? इंडक्टिव एंड रिलीफ फ्रॉम क्राउडिंग आर फैक्टर विच आर द रीजन फॉर इट। जो मैंने नोट लिखवाया है उसके लिए रीजन ये है, रीजन REASON, स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लें। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाता वैसे, लेकिन यहाँ पर रिलीफ फ्रॉम क्राउडिंग जो है स्टेरिक फैक्टर वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फेवर कर गया, इसलिए ऐसा हो जाता है। हालांकि बहुत सारे ऑथर लोग इसके अकॉर्डिंगली आंसर नहीं करते हैं, ये भी इश्यू, बट यू हैव टू कंसीडर दिस। डन। सेकंड इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बताओ कैसे न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल है? वो जो लिविंग ग्रुप चला भी जाए और फिर भी बड़ा डिले डाले हो बहुत कम स्पीड से, यानी कि वीक हो, फिर न्यूक्लियोफाइल आए धीरे धीरे हाथी की चाल चलते और फिर देखे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, कार्बोटाइन रीअरेंज होकर कहाँ चला गया, तसल्ली से फिर अटैक करें, तो वीक न्यूक्लियोफाइल। और जो चटमंगनी पटविया फटाक से अटैक कर दे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर होंगे SN1 मैकेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लिविंग ग्रुप को ले जाना है, ढंग से रीअरेंजमेंट करवाना है, फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, इस मैकेनिज्म की वही डिमांड है, तो उसके लिए यही फेवरेबल है। You can understand, you can correlate easily. SN2 and क्या हुआ? SN2 के बाद क्या लिखा है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर। SN2 के बाद क्या लिखा है वो एंड? स्पीकर बहुत कम आज। ओके, SN2 के बाद हाँ अभी बोलो, अभी बोलो, अभी आवाज प्रॉपर आ रही। वॉल्यूम वाज वेरी लो अर्लियर। यस प्लीज। SN2 के साथ में क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 and E2, वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ये कैसे समझ गए? ये E1 E2 हटा दो, वहां पे न्यूक्लियोफाइल की बजाय बेस बोलने लगते हैं एलिमिनेशन में ना, यहाँ पे उसको छोड़ दो, बस यहाँ पे सिर्फ इसका लिखो, क्योंकि वहां तो वही न्यूक्लियोफाइल बेस के रूप में काम करेगा तो एलिमिनेशन करवाता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है वही केमिकल स्पीशीज, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। थर्ड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, वो सभी में ही लिविंग ग्रुप को तो लिव करना ही है, तो जितना जल्दी से आसानी से लिव करे, वीक बॉन्ड हो, उतना सबके लिए फायदेमंद है। SN1 SN2 E1 E2 चारों के लिए फायदेमंद है। तो थर्ड इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये है। तो बेटर द लिविंग ग्रुप, हायर द रेट ऑफ SN। लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए CF बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो CF बॉन्ड टूटने का
आसानी से नाम नहीं लेता, इसलिए ये बहुत ही रद्दी लिविंग ग्रुप है फ्लोराइड हो। और ऑफ कोर्स ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग बाय डिफॉल्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। अभी नेचर ऑफ सॉल्वेंट में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर द लिविंग ग्रुप, हायर द रेट ऑफ SN1 एज वेल एज SN2, E1, E2 सभी के लिए ऐसा है। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट favors SN1, polar aprotic solvent favors SN2, favors SN2। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एनायन लिविंग ग्रुप होगा तो RDS में कैटायन भी बनता है और एनायन भी बनता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट कर देता है, हाइड्रेट कर देता है, इसलिए यहाँ पर कार्बोकेटायन बन के खुश है। ये खुश हो गए दोनों के दोनों तो वापस नहीं जाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड से रिएक्शन होती रहेगी, तो रेट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो नेगेटिव को सॉल्वेट नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव को करता है, इसलिए यहाँ पर तो तकलीफ हो जाएगी, आयंस बनेंगे और खुश नहीं रहेंगे। दोनों के दोनों आयन खुश रहें, दोनों के दोनों आयन सॉल्वेंट हो वो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर्म हो। तो विच इज फेवरेबल? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक, है ना, H2 आपको मिलेगा, एल्कोहल आपको मिलेंगी, फिनोल आपको मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। Polar protic solvent are weak nucleophile as well as weak bases. Weak nucleophile as well as weak bases. देखो, polar protic solvents helps in ionization and stabilization of both ions. Polar protic solvent helps in ionization and stabilization of both ions, cation as well as anion. But polar aprotic solvent not favorable for ionization as it does not stabilize both ions. Anion को stabilize नहीं करता, cation को फिर भी कर लेता है, does not stabilize both ions. अब पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं एज वेल एज वीक बेसिस भी होते हैं। वीक बेसिस हमें चाहिए E1 के लिए और वीक न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए SN1 के लिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 और E1 दोनों के लिए फेवरेबल है, SN1 और E1 दोनों के लिए फेवरेबल है। ठीक है बच्चों, तो कैसा सॉल्वेंट चाहिए, कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, कैसा सबस्ट्रेट चाहिए, वो सब चीज हम लोगों ने समझी फॉर SN1। अब SN1 के हम डिफरेंट केसेस लेंगे, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली रिएक्शंस लेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जिस बच्चों को सरफेस केमिस्ट्री के लेवल 2 से डाउट पूछने हैं वो पूछे जल्दी से। राइट नाउ फ्रॉम लेवल 2, लेवल 1 कल हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी लेवल 1 में कोई डाउट बचा हो तो यू मस्ट फील फ्री टू आस्क। लेवल 2 सभी लोग निकाल लें, डाउट जरूर, एक दूसरे का डाउट जरूर सुने, डाउट डिस्कशन, किसी दूसरे का डाउट हो तो भी बहुत ही एप्ट अटेंशन के साथ डिस्कशन सुनना चाहिए।
50. लेवल 1 से कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, या लेवल 2 के ऊपर डायरेक्टली आ जाऊं? पहले आप क्वेश्चन नंबर बोल दें लेवल 2 से। 30. पार्डन? 30. 15? 30. 30. What else? The 29. 29. What else? What else? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। और कोई नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम लोग। A sample of 16 gram charcoal was brought into contact with methane gas contained in a vessel of 1 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। इस कंटेनर में मीथेन है और उस मीथेन का प्रेशर इतना है और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। अब इसमें चारकोल यहां पर लेके आए, चारकोल बाद में। प्रेशर नहीं, वॉल्यूम 1 लीटर है, सॉरी। इसमें चारकोल लेके आए हो आप, तो चारकोल का 16 ग्राम है, इसका मास है वो 16 ग्राम है और डेंसिटी है वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml या cc है ना। चारकोल है ना, ये चारकोल की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ चारकोल क्या हो जाएगा? वेट बाय डेंसिटी। 16 by 1.6 is 10 सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात है। चारकोल रखने से पहले इनिशियल प्रेशर मीथेन का इस कंटेनर के अंदर था, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया। तो पहले इसका जो प्रेशर था वो 760 टोर था, बाद में जो प्रेशर रह गया फाइनली वो घट जाएगा। घटा क्यों? क्योंकि कुछ मीथेन चारकोल के ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो जाएगी, बैठ जाएगी। Pressure of gas found to be this, density of charcoal is this, what is the volume of methane gas adsorbed per gram of adsorbent at 608 pressure, A pressure and 300 Kelvin temperature। तो देखो पहले इनिशियल मोल हम लोग निकाल लेते हैं मीथेन के। इनिशियल प्रेशर 760 ये एटमॉस्फेयर में हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर ये आर और टेम्परेचर 300 है। फाइनल मोल कितने हो जाएंगे? फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम तो वही है, कंटेनर वही है, फाइनल मोल ये हो गए। ठीक है, ये सब कॉमन है। फाइनल प्रेशर कम तो फाइनल मोल भी कम ऑब्वियसली। तो कितने मोल एडजॉर्ब हो गए होंगे या चारकोल के ऊपर यहां अंदर लाते ही चारकोल पे बैठ गए होंगे, एडजॉर्ब हो गए होंगे। तो मोल्स ऑफ मीथेन एडजॉर्ब,
यस, मोल्स ऑफ मीथेन एडजॉर्ब आपके आ जाएंगे एन इनिशियल माइनस एन फाइनल, ये हमें पता है, तो ये भी आ गए मोल्स एडजॉर्ब। अब मोल्स एडजॉर्ब आ गए तो वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितने वॉल्यूम गैस की एडजॉर्ब हो गई वो भी आ जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करो, तो ये हो गया एनआरटी बाई पी। कितने मोल एडजॉर्ब हुए वो यहाँ पे पुट कर दो, आर तो आपको पता ही है। टी की वैल्यू 300 दे रखी है क्वेश्चन में, प्रेशर भी दे रखा है 608 बाई 760, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो प्रेशर मोल सब कुछ पता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब आ गया आपका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट एट दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर, वो आपको बोला है। अब वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी एडजॉर्ब हो गई वो आ गया, पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट पूछा है, 1 ग्राम एडजॉर्बेंट के ऊपर पूछा है। अभी कितना ग्राम है, 16 ग्राम एडजॉर्बेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब डिवाइड बाय वेट ऑफ कार्बन, इसकी वैल्यू 16 ग्राम है, ये आ जाएगा वेट ऑफ गैस एडजॉर्ब, और ये आपका हो जाएगा आंसर। कई लोग डायरेक्टली वॉल्यूम की टर्म में कैलकुलेशन कर लेते हैं, पर आप मोल की टर्म में करो कि कितने इनिशियल मोल थे, कितने फाइनल मोल हैं, तो डिफरेंस इन मोल, तो वो मोल बैठ गए, एडजॉर्ब हो गए, तो मोल एडजॉर्ब आ जाएगा। मोल एडजॉर्ब से पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो वॉल्यूम एडजॉर्ब आ जाएगा। अगर एसटीपी के ऊपर पूछा हो तो मोल से वॉल्यूम डायरेक्टली 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल से वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर आ जाता है, और हरदम एसटीपी के ऊपर नहीं देते हैं सारी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी और गैस लॉज आपको बिंदास गैस के लिए यूज करने पड़ते हैं। एनी कंफ्यूजन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? यस और नो? कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। क्वेश्चन नंबर 29, "10% sites of catalysts are adsorbed by hydrogen gas on heating hydrogen or G-volt from sites and collected." हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हुई उसका प्रेशर है 0.03 atm, टेम्परेचर किस पे कलेक्ट की वो 300 केल्विन है, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 2.46 सेंटीमीटर क्यूब या ml में स्मॉल वेसल में कलेक्ट की गई। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे इधर से, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी, प्रेशर एटीएम में दे रखा है 0.03, वॉल्यूम लीटर में दे रखा है 2.46, ये ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, पीवी डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू 1/12 यानी कि 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर वाली, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो ये मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए वो आपको पता चल गया, हाइड्रोजन इतना एडजॉर्ब हुआ, तो ये मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए, तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन जितने आएंगे मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एडजॉर्ब ये आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ साइट्स इज इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया इज इतना, तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी आ गई, जहां पे H2 के मॉलिक्यूल बैठे थे वो कितनी साइट्स अवेलेबल होंगी, एक इतनी साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, कितनी 5.4 × 16 साइट्स तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में है, और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे कैटलिस्ट का एरिया है वो इतना है, तो इतनी साइट्स आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ साइट्स। ये तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं,
अवेलेबल। अब मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइड्स एडजॉर्ब। क्वेश्चन में बोला है कि जितनी भी मान लीजिए x है तो इसका 10% ही एडजॉर्ब की गई है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स एडजॉर्ब आ गई, वो इतनी आ गई। फाइंड आउट नंबर ऑफ सरफेस साइड्स ऑक्यूपाइड यानी कि एडजॉर्ब पर मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइड्स एडजॉर्ब या फिर ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय सर ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल यहां चिपका दोगे आप, टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइड न्यूमरेटर यहां चिपका दोगे और ये ही आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके फाइन। साइड्स आप क्या गलती करोगे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स पर मॉलिक्यूल कर दोगे, पर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल है, तो 10% साइड ही ऑक्यूपाइड है, उसका उस इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन रिडंडेंट नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बाकी हम बचे हुए डाउट आप लोगों को डिस्कस करेंगे। लेवल 3 बचा है बस अभी, है ना? सर एक बार 13 क्वेश्चन बताना। 13 हाँ Question number 13. Freshly precipitated prepared FeOS PPT is peptized by adding FeCl3। तो FeOS के ऊपर कॉमन आयन की प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होती है, एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो FeOS के ऊपर Fe+3 एडजॉर्ब होगा। ये पेप्टाइजेशन का सबसे फेमस सबसे कॉमन एग्जांपल है। FeOS फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड पीपीटी के ऊपर Fe+3 एडजॉर्ब होते हैं, लड़ाई करते हैं और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल डिस्पर्स होकर बन जाते हैं कोलोइडल रेंज वाले ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ Fe+3। तो 13 का आंसर है बॉम्बे। Fe+3 का एडजॉर्प्शन होगा, कॉमन आयन जो भी होगा। क्या तो FeOS के ऊपर Fe+3 का एडजॉर्प्शन हो सकता है या OH नेगेटिव का एडजॉर्प्शन हो सकता है इन पेप्टाइजेशन मेथड। इन पेप्टाइजेशन मेथड ऑलवेज देयर इज एडजॉर्प्शन ऑफ common cation or common anion. Any confusion? सर। Any other question? सर हाँ बोलो 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 श्रुति। सर नहीं है। Done? यस सर। Okay बच्चों, thank you very much। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत।